स्वागत है आप सभी का बीट डायबिटीज में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों में से एक है। भारत में ही करोड़ों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी के मुख्य कारण खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस होना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये तो हुई बात डायबिटीज की, लेकिन क्या आपने प्री डायबिटीज के बारे में सुना है? देश और दुनिया में बहुत से लोग प्री डायबिटीज के भी शिकार हो रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो प्री डायबिटिक हैं। क्या है ये समस्या? क्या है लक्षण प्री डायबिटिक होने के? कैसे बचा जा सकता है इससे? ये समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। ये समझने के लिए आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे कुछ खास मेहमान। डॉक्टर दीप दत्ता हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, सिडार सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स द्वारका, दिल्ली से। इसी के साथ डॉक्टर राजीव सिंगला जुड़े रहेंगे, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, कल्प वृक्ष हेल्थ केयर प्राइवेट, दिल्ली से। डॉक्टर सप्तऋषि भट्टाचार्य हैं, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, सरता विहार, दिल्ली। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर दीप दत्ता आपसे रहेगा, प्री डायबिटीज आखिर है क्या और ये डायबिटीज से कैसे अलग है? जी, प्री डायबिटीज एक स्टेट होती है जो कि नॉर्मल शुगर और डायबिटीज के बीच का एक स्टेज होता है, जिसे हम बॉर्डर लाइन शुगर कहते हैं। अगर आंकड़ों में देखें तो खाली पेट शुगर हम जब चेक कराते हैं, ये 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में हो तो इसे हम बोलते हैं प्री डायबिटीज। अथवा अगर हम भरपेट खाने के 2 घंटे बाद चेक करा रहे ब्लड शुगर और ये 140 से 199 के बीच में है तो हम इसे कहते हैं प्री डायबिटीज। ये वो स्टेट है जिसमें हमें सिम्टम्स नहीं आते हैं, रूटीन चेकअप में हम इसको पिक कर सकते हैं। और इस टाइम अगर हम अपने खान पान, रहन सहन को ठीक करें, अगर हमारी वेट बढ़ रही है, अगर अपना वेट कम करें तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं बैक टू नॉर्मल शुगर, जिसका मापदंड होता है कि खाली पेट शुगर जब भी चेक कराए 100 के नीचे आनी चाहिए और 2 घंटे भरपेट खाने के बाद शुगर की वैल्यू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे होनी चाहिए। तो मेरा अगला सवाल रहेगा डॉक्टर राजीव सिंगला से। डॉक्टर साहब, प्री डायबिटीज के क्या साइन और सिम्टम्स हैं? देखिए, प्री डायबिटीज के अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, बिकॉज जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है। सो बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। एक नॉर्मल है और एक डायबिटीज है और एक प्री डायबिटीज है। प्री डायबिटीज नाम दिया ही इसलिए गया है क्योंकि इस कंडीशन में कोई सिम्टम्स नहीं होते और ये एक हमारे लिए वार्निंग टाइम है, जिस टाइम पर अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो हम एक्चुअल सिम्टम्स को आने से रोक सकते हैं। सो ज्यादातर लोगों में, 99% लोगों में प्री डायबिटीज में कोई सिम्टम्स नहीं होते। 2 कंडीशंस हैं जिसमें प्री डायबिटीज में कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। एक तो अगर प्री डायबिटीज के दौरान हमारे को कोई इन्फेक्शन या कुछ हो जाए और उस इन्फेक्शन की वजह से हमारी शुगर बढ़ जाए तो कुछ सिम्टम्स बीच में आ सकते हैं। और कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को, थोड़ा इन्फेक्शन ज्यादा होने की टेंडेंसी रहती है जब प्री डायबिटीज की कंडीशन होती है। सो सिर्फ इन 2 कंडीशंस में सिम्टम्स आते हैं, बाकी टाइम पे कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। और ये ही एक रीजन है जिसमें हम सोचते हैं कि प्री डायबिटीज अननोटिस चला जाता है, लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। लोग सोचते हैं कि हम इसका ध्यान क्यों दें, अगर हमें मालूम भी है बहुत सारे लोगों को, तो जो शुगर थोड़ा बड़ा भी हुआ है, जो रेंज के ऊपर है, वो सोचते हैं अरे इससे हमारे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अगर हम इस पे ना ध्यान दें तो भी चल जाएगा। जबकि हम मेडिकल साइड पे जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, जो हम लोग डायबिटीज को देखते हैं, हम सोचते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है जो हमने लूज करी, क्योंकि जब प्री डायबिटीज शुरू होता है और जब डायबिटीज होता है उसके बीच में लगभग अंदाजन 3 साल का गैप होता है। सो एक 3 साल का समय हमें मिला जो कि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करके और पूरा डायबिटीज होने से रोक सकते थे, लेकिन उस समय को हमने गवा दिया क्योंकि हमने उस टाइम पे उसका महत्व नहीं समझा। डॉक्टर सप्तऋषि, आपके पास आना चाहूंगी। हमने जान लिया कि आखिरकार प्री डायबिटीज से कैसे अलग हो सकती है। किन लोगों को प्री डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है? देखिए, प्री डायबिटीज जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, डायबिटीज के जस्ट शुरुआत वाला स्टेज है
तो डायबिटीज जिनको होने का चांसेस ज्यादा रहता है उन्हीं को ही प्री डायबिटीज पहले होता है, फिर डायबिटीज होने का टेंडेंसी रहता है। जैसे आप मान लीजिए किसी का वजन ज्यादा है, मोटापा से प्री डायबिटीज होने का चांसेस बढ़ता है। किसी को अगर फैमिली में डायबिटीज है, फादर पेरेंट्स डायबिटीज है, या ब्रदर को डायबिटीज है, या सिस्टर को डायबिटीज है, उनको भी प्री डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा रहता है। मान लीजिए किसी को प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस हुआ था, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज जो होता है, तो उन महिलाओं में भी प्री डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा रहता है। बाकी कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उन महिला को भी प्री डायबिटीज होने का टेंडेंसी रहता है। बाकी देखा गया है कि बाकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिसऑर्डर्स जैसे ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल, ये सब जिनको होता है तो उनको भी प्री डायबिटीज होने का टेंडेंसी ज्यादा रहता है। डॉक्टर दीप दत्ता, एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी कि प्री डायबिटीज की पहचान और निगरानी के लिए कौन से टेस्ट जरूरी हैं? तो जैसा हमने डिस्कस किया कि प्री डायबिटीज में हमें कोई सिम्टम्स नहीं आती है, पता नहीं चलता है, तो इसमें हम 2-3 प्रकार की टेस्ट कर सकते हैं इसको पकड़ने के लिए। एक, जैसे हमने खाली पेट शुगर चेक किया और भरपेट खाने के 2 घंटे बाद हमने शुगर चेक किया। बट खाने के साथ होता है, किसी ने कम खाया तो शुगर कम बढ़ेगी, किसी ने ज्यादा खाया तो शुगर ज्यादा बढ़ेगी। तो इसका कोई फिक्स मापदंड है कि 75 ग्राम ग्लूकोज है, उसको अगर हम 1 गिलास पानी में घोल के ले लेते हैं और उसके 2 घंटे बाद हम ब्लड शुगर चेक करें तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ शुगर के बाद कितनी हमारी ब्लड में चीनी बढ़ रही है वो देखा जाता है। तो अगर हमारी खाली पेट शुगर 100 के नीचे फिर तो नॉर्मल है, खाली पेट शुगर 100 से 125 है तो प्री डायबिटीज है, और 125 के ऊपर तो पूर्ण रूप से टाइप 2 डायबिटीज हो चुका है। वही अगर हम 75 ग्राम ग्लूकोज 1 गिलास पानी में घोल के पी रहे हैं और उसके 2 घंटे बाद ब्लड शुगर वैल्यू 200 के ऊपर आती है, मतलब फिर तो शुगर हो चुकी है। बट अगर ये 140 से 199 के बीच में है तो उसे प्री डायबिटीज कहते हैं, और 140 के नीचे तो नॉर्मल। तो जब हम ये टेस्ट करते हैं तो हमें 3-4 प्रकार के रिपोर्ट आ सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में केवल खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर ज्यादा आती है, ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद वाली ज्यादा आई, खाली पेट वाली नॉर्मल होती है, उसे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं। देखा गया इन लोगों में टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क थोड़ा कम होता है कंपेयर टू उन व्यक्तियों से जिनमें खाली पेट शुगर ही बहुत ज्यादा आ रही है और ग्लूकोज पीने के बाद शुगर उतनी नहीं बढ़ी, और जिन व्यक्तियों में दोनों आंकड़े ज्यादा है, जैसे माने खाली पेट शुगर भी 100 से 125 के बीच में आ गई और खाने के 2 घंटे बाद भी 140 से 199 के बीच में आ गई, दिन में उनमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि अगले 1-2 साल में इनको पूर्ण रूप से टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। एक और टेस्ट होती है HbA1c, जो 3 महीने शुगर की एवरेज बताती है। अगर ये 5.7% के नीचे है तो नॉर्मल है, 5.7 से 6.4% के बीच में तो प्री डायबिटीज कहते हैं, और 6.4 के ऊपर है तो टाइप 2 डायबिटीज। तो डॉक्टर राजीव, हमने टेस्ट की बात तो कर ली है, लेकिन प्री डायबिटीज और डायबिटीज की प्रगति में गट माइक्रोबायोटा की क्या भूमिका होती है? देखिए, प्री डायबिटीज से डायबिटीज की तरफ जो हमारी जर्नी होती है, उस जर्नी में बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। एक, हमारा वेट गेन फर्दर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन एक जो फैक्टर हम आजकल पहचान रहे हैं वो फैक्टर है हमारा गट माइक्रोबायोटा। गट माइक्रोबायोटा का क्या मतलब है कि जो हमारे पेट में बैक्टीरियाज होते हैं वो 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। एक हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए खराब है, और एक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। तो बॉडी के अंदर इन दोनों जो बैक्टीरिया का बैलेंस है वो बहुत जरूरी है। अगर खराब बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो वो बहुत सारी बीमारियों को पैदा करते हैं हमारे शरीर में, और डायबिटीज उनमें से एक है। हम ये जानते हैं कि अगर खराब बैक्टीरिया बढ़ जाएगा तो इसका एक एडिशनल इम्पैक्ट है जो बाकी सब फैक्टर्स हैं उन सबको छोड़ के, कि हमारी बॉडी में फैट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके अलावा है जो हाई फैट फूड है, जो फाइबर में कम है, जिसमें शुगर ज्यादा है, ये सब चीजें हमारी बॉडी के अंदर खराब बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। जब हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाते हैं, जब हम फाइबर ज्यादा खाते हैं, जब हम फैट कम खाते हैं, जब हम शुगर वाली चीजें कम खाते हैं, तो हमारा गुड बैक्टीरिया बढ़ जाता है, और गुड बैक्टीरिया के बढ़ने से शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारी गट के अंदर उनका बैलेंस बना रहता है, और जो हमारी गट की प्रोटेक्टिव लाइनिंग है वो बनी रहती है। तो जो बैक्टीरिया के टॉक्सिन है वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते।
तो ये हमारे को मदद करता है प्री डायबिटीज को डायबिटीज की तरफ जाने से रोकने में। डॉक्टर सप्तऋषि, अगला सवाल आपसे रहेगा, प्री डायबिटीज किस प्रकार पूर्ण रूप से डायबिटीज में बदल जाता है? देखिए, प्री डायबिटीज जैसे हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि डायबिटीज के शुरुआत वाला स्टेज है। तो प्री डायबिटीज होने का मतलब बॉडी जो है इज इन एन इंटरमीडिएट स्टेज। तो इसमें बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन का जो एक्शन है, तो इसमें दो चीज का बैलेंस से डायबिटीज, प्री डायबिटीज से डायबिटीज होने का टेंडेंसी रहता है। तो अगर मान लीजिए किसी के बॉडी में मोटापा है, तो किसी के बॉडी में फिर इंसुलिन का जो असर होता है वो कम हो जाता है, तो उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और इंसुलिन का जो एक्शन होता है, जिसको इंसुलिन सेंसिटिविटी कहते हैं, उसको वो कम हो जाता है। जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो बॉडी को अधिक, या पैनक्रियास को अधिक मात्रा में इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ता है, जिससे शुगर लेवल मेंटेन रहता है। वो लेवल पैनक्रियास अगर बहुत देर से आपका धीरे धीरे एक्स्ट्रा इंसुलिन बना रहा है, तो पैनक्रियास का भी इंसुलिन सिक्रीटरी कैपेसिटी होता है। एट सम स्टेज वो भी इंसुलिन सिक्रीशन पैनक्रियास से कम होना शुरू हो जाता है। तो वो जो ट्रांजिशन होता है वो कब होगा, वो डिपेंड करेगा आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइट, आपका बाकी और कोई बीमारी है कि नहीं, आपका वेट कितना है, ये सारे बैलेंस के ऊपर प्री डायबिटीज से डायबिटीज का प्रोग्रेशन डिपेंड करता है। इसमें देखा गया है कोई अगर बहुत अच्छे से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करे, उनका वेट मेंटेन करे, अगर किसी का वेट ज्यादा था वेट कम कर ले, तो ये सारे सिचुएशन में प्री डायबिटीज से डायबिटीज होने का प्रोग्रेशन का जो टेंडेंसी है वो काफी हद तक उसको रोका जा सकता है। डॉक्टर दीप, आपके पास आना चाहूंगी। प्री डायबिटीज से डायबिटीज की प्रगति को रोकने के लिए कौन से डाइटरी मॉडिफिकेशन जरूरी हैं? जी, प्री डायबिटीज से डायबिटीज को रोकने में डाइट का, खान पान का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम खान पान में देखें तो हमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च वाले मात्रा वाली चीजें कम खानी है। रिफाइंड चीजें जैसे पैकेट वाली चीज, प्रोसेस्ड वाली चीज जो होती है उनको अवॉइड करना है। फ्राइड वाली चीज अवॉइड करना है। जैसे चीनी हुआ, चीनी की प्रयोग जितना कम से कम करे, अवॉइड करे, उतना अच्छा है। होल फ्रूट्स ले ले, उसको हेल्दी माना जाता है। तो डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है, दाल, पनीर, सलाद, स्प्राउट, अंकुरित चीजें ज्यादा लेंगे, ये हेल्प करेगी। और ऑयल का यूज, कहा जाता है कि आधा लीटर तेल प्रति व्यक्ति प्रति महीना। घर का राशन देख लीजिए, 4 लोग हुए तो राशन में 2 लीटर तेल आए, उसमें चाहे सफेद तेल हो, सरसों का तेल हो, घी, बटर मिला के, और उसमें भी रिफाइंड जैसे जो होती है, जैसे कि जो होती है सैचुरेटेड फैट जिसे कहते हैं, उसका यूज जितना कम करे उतना अच्छा है। और ना ही खाने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह का खाना, नाश्ता ना मिस करे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे हेवी होना चाहिए। और उसके बाद दोपहर का खाना होता है जो आप 1 से 2 बजे के बीच में निपटाते हैं। कोशिश करें रात का खाना जितने जल्द से जल्द निपटाए, बेटर है। शाम को 6-7 बजे तक निपटा ले। जितना लेट खाएंगे बॉडी को उतनी मुश्किल होती है उस खाने को हैंडल करने में, और उससे आगे जाके शुगर प्रकट होने का रिस्क और बढ़ जाती है। तो डॉक्टर राजीव, हमने डाइट के बारे में बात कर ली है। डायबिटीज को रोकने में एक्सरसाइज कितना महत्वपूर्ण है और कौन सा व्यायाम सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा? देखिए, डायबिटीज को रोकने में जो एक्सरसाइज है वो तो बिल्कुल सेंट्रल रोल प्ले करती है। सो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक्सरसाइज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी डाइट इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली अगर हमारा वजन ज्यादा है तो डाइट और एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन से हमने अपने वजन को कंट्रोल में करना है। तो जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो बहुत सारी मिथ्स हैं कि सुबह करनी चाहिए, हमारे को पार्क में जाके करनी चाहिए। एक्चुअली ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आइडियल है और ये अच्छी हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि जो भी डायबिटीज और प्री डायबिटीज वाली कंडीशन है ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इस आदत को, किसी भी एक्सरसाइज को लंबे समय तक सस्टेन कर पाए। तो हम जो रिकमेंड करते हैं, हम ये कहते हैं कि आप जब भी करिए, जहां भी करिए, लेकिन ऑलमोस्ट 40 मिनट लगभग हर रोज करिए, और जितना एक हफ्ते में पूरा कर सकते हैं उतना उसको पूरा करने की कोशिश करिए। अब वो हम एक्सरसाइज वॉक भी कर सकते हैं, वो हम साइकिलिंग भी कर सकते हैं, वो हम स्विमिंग भी कर सकते हैं, वो हम बैडमिंटन भी खेल सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम डांस क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम जुम्बा भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अच्छी हैं। सिर्फ एक वेरिएशन है कि अगर हमारा वजन ऑलरेडी कम है और अगर हमारा शुगर बढ़ा हुआ है तो उन लोगों में हम प्रेफरेंशियली सोचते हैं कि जिस एक्सरसाइज से मसल बढ़ता है,
कि वेट बियरिंग जो एक्सरसाइज होती है, जो हम जिम में जाके करते हैं, फॉर दैट मैटर बॉडी वेट वाली एक्सरसाइजेस भी जो हम करते हैं, उन एक्सरसाइज से हमारे को एडिशनल बेनिफिट हो सकता है। बट अदरवाइज आपको जो अच्छा लगता है, जो आप लंबे समय के लिए सस्टेन कर सकते हैं, जिस समय पे आप उसको लंबे समय के लिए सस्टेन कर सकते हैं, वही एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है। डॉक्टर सप्तऋषि, क्योंकि डायबिटीज को एक लाइफस्टाइल बीमारी के रूप में भी देखा जाता है, ऐसे में क्या तनाव और नींद की कमी डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा सकते हैं? तनाव और नींद की कमी ये आज के डेट में इट्स ए मेजर प्रॉब्लम। तो बोथ मतलब वी हैव ए मेजर इशू विद स्ट्रेस एंड देयर आर मेनी रीजन जिसके वजह से नींद पूरा नहीं हो पाता। ऑब्वियसली वन रीजन इज सोशल मीडिया, another reason is stress, then there are issues related to addiction, alcohol, smoking. ये सारे चीजें कहीं ना कहीं linked है। Obviously there are two factors which we need to keep in mind here. So one is somebody has to have a proper sleep, at least 7-8 घंटे का सही तरीके टाइम पे नींद पूरा हो जाना चाहिए। तो if somebody, there are studies के if somebody is a night shift worker, they have a higher chance of metabolic problems including diabetes and obesity. So even somebody is sleeping very late at night, कि अच्छा सुबह 3-4 बजे कोई सो रहा है, बच्चा पढ़ रहा है और सुबह 10-11 बजे उठ रहा है, even those have a negative impact because the body secretes the various hormones in a particular pattern. उसके एक circadian rhythm कहते हैं हम लोग scientifically। तो वो टाइमिंग एंड बैलेंस मेंटेन होना जरूरी है फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म टू वर्क प्रॉपर्ली। तो अगर नींद ठीक से नहीं हो पा रहा है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो देन that can cause a problem in the metabolic system. Obviously stress is there now in everybody's life, so it's very difficult to define it, but so there can be family stress, there can be work related stress, there can be other issues of stress. Even I think social media and all, they also cause a lot of stress. So these things do have an impact in some way in our metabolism. And again, we need to focus on things like meditation and maybe pranayam and exercises and yoga. So all these things will actually help to decrease stress. So they have actually proven benefit in reducing the tendency of diabetes and pre-diabetes and obesity. So these things should be encouraged and one should lead a healthy lifestyle and sleep at the right time. डॉक्टर दीप दत्ता, क्या प्री डायबिटीज के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है? प्री डायबिटीज का हमने डिस्कस किया कि खान पान का बहुत मेजर रोल है, एक्सरसाइज का मेजर रोल है, बट यस मेडिसिन का भी एक इसमें रोल होता है। मेडिसिन का प्रमुख रोल है उन व्यक्तियों में जिनमें ओवरवेट या बॉडी की वेट बहुत ज्यादा है। तो हम किसी को बोल दें कि आप एक्सरसाइज करो, आप चलना शुरू करो, बट वेट ही इतना ज्यादा है कि पैरों में दर्द होता है, घुटने में दर्द नहीं चल पाते, तो हम दवाई से वेट लॉस में हेल्प कर सकते हैं। इस केस में हमें अपने घर के पास जो भी हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर है उन्हें मिलना है। मेटफॉर्मिन एक दवाई है जो कि करीब 100 साल पुरानी दवाई है। इसको देखा गया है कि ये थोड़ा वेट लॉस में भी हेल्प करती है और ये प्री डायबिटीज से डायबिटीज प्रोग्रेस होने में प्रिवेंट करती है और ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने में भी हेल्प करती है। इसके सिवा काफी और नए दवाई भी आ चुके हैं जो हमें वेट लॉस में हेल्प करती है। ऑर्लिस्टैट करके एक दवाई है जो हमारे बॉडी से जो फैट को स्टूल से निकाल के वेट लॉस में हेल्प करती है। कुछ नए क्लासेस ऑफ मेडिसिन है जो कि काफी प्रचलित हो गई है, काफी पॉपुलर है यूएस में, यूरोप में, अब इंडिया में भी मिलने लगी है, जिसे हम कहते हैं GLP-1 एगोनिस्ट बेस्ड थेरेपीज। इसमें कुछ दवाइयां होती है जैसे सेमाग्लुटाइड हो गया, या इसमें ट्विनक्रिटिन एक होती है टिर्जिपेटाइड। ये दवाइयां हमारी भूख कम कर देती है, तो हमें खाना ही कम खाया जाता है खाना, और हमारे दिमाग के जो सेटाइटी सेंटर है जो बोलते हैं कि खाना खाओ, उसको भी ये दबाती है। तो बॉडी वैसे कम खाएगी तो वेट लॉस में हेल्प होगी। घूम फिर के हमें वेट घटाना है। एक्सेस वेट को अगर हम नॉर्मल वेट में ले आएंगे तो हम बड़े आसानी से प्री डायबिटीज को नॉर्मल में रिवर्स कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है आगे जाके अगर हमने फिर से वेट रीगेन कर लिया तो दोबारा से शुगर प्रकट हो जाएगी। तो डॉक्टर राजीव, हम यहाँ पे ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं। प्री डायबिटीज वाले व्यक्ति को कितनी बार जांच करानी चाहिए? देखिए, प्री डायबिटीज में सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें प्री डायबिटीज के लिए जांच कब करनी है। जो अभी करंट स्टडीज हैं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में ये माना जाता है आज के जमाने में कि लगभग 40 से 50% लोगों को प्री डायबिटीज है जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि हर एक दूसरे व्यक्ति को प्री डायबिटीज होने की संभावना है।
तो हम ये मानते हैं कि 30 साल से हमें शुगर चेक करना शुरू करना है, और शायद 25 साल से अगर हमारा वजन ज्यादा है, अगर हमारे परिवार में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है, अगर हम फिजिकली इनएक्टिव हैं, अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो अगर शुगर नॉर्मल आई है तो हर 2 से 3 साल में हम शुगर चेक करते रहेंगे। अगर हमें प्री डायबिटीज कैटेगरी में शुगर आई है तो हम हर 6 महीने में चेक करेंगे। अगर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं जो बढ़ रहे हैं, कि हमारा वजन बढ़ रहा है, हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो पा रहा है, और हमारे जो प्री डायबिटीज रेंज के अंदर भी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हम ये सब जांच 3 से 6 महीने में भी कर सकते हैं। और जो जांच करते हैं वो जांच वही है जो डॉक्टर दीप ने बताई है, कि HbA1c, फास्टिंग शुगर और खाने के बाद की जो शुगर है वो हम मेजर करते हैं हर 6 से 12 महीने। डॉक्टर सप्तऋषि, अगला सवाल आपसे, क्या परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री होने से ये अनिवार्य रूप से हो जाता है? देखिए, डायबिटीज का एक तो स्ट्रॉन्ग फैमिली और जेनेटिक कंपोनेंट है। सो देखा गया है कि अगर फैमिली में डायबिटीज है, अगर फादर, मदर या सिस्टर को या ग्रैंड पेरेंट्स को भी इवन डायबिटीज है, तो डायबिटीज होने का टेंडेंसी ज्यादा रहता है। तो रफली इफ यू गो इनटू नंबर्स, तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो नंबर्स है, तो अराउंड 10% को डायबिटीज है एडल्ट्स में। सो अगर 10 में से कोई एक को डायबिटीज है, अगर मान लीजिए किसी को फादर पेरेंट में से किसी एक को डायबिटीज है, फादर को या मदर को डायबिटीज है, वो चांस ऑलमोस्ट डायबिटीज होने का डबल हो जाता है। तो चांस ऑफ डायबिटीज इट्स लाइक 20% इफ वन ऑफ द पेरेंट इज हैविंग डायबिटीज। अगर दोनों को डायबिटीज है, वो ऑलमोस्ट 40 to 50% हो जाता है। अगर उसका मतलब कि 2 में से एक बच्चे को उसमें डायबिटीज होने का चांसेस रहता है। सो इट्स नॉट दैट कि 100% वो डायबिटीज होगा ही होगा। सो एंड पार्टली इट्स ऑलवेज ए इंटरेक्शन बिटवीन 2 कंपोनेंट्स। थोड़ा सा जेनेटिक कंपोनेंट होता है जो फैमिली से या अपने पेरेंट्स से हमें जीन्स मिला है, उससे डायबिटीज होने का चांसेस वो गवर्न होता है। द अदर कंपोनेंट इज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो आपका लाइफस्टाइल, आप क्या खा रहे हो, आप कब सो रहे हो, आपका स्ट्रेस कितना है, आपका डाइट कितना है, how has your childhood habits been. So these are very important. I think if somebody has a family history of diabetes, it's a very important thing that बचपन से ही we start doing changes जिसमें डायबिटीज होने का चांसेस कम हो। जंक फूड कम हो जाना चाहिए, स्वीट्स कम हो जाना चाहिए, चॉकलेट्स कम हो जाना चाहिए, बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजें कम हो जाना चाहिए राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, अच्छा 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में the children start having weights of 80, 90, 100 kgs. So these are problems which partly is responsible for development of diabetes, and diabetes का जीन से और फैमिली जो ट्रेट है इसमें बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहता है। So this is partly genetic. It has a strong genetic component, but again, to a very large extent, if the lifestyle is okay, तो वो prevent भी हो सकता है। So we need to be careful. मोर केयरफुल अगर किसी को फैमिली में डायबिटीज पेरेंट्स को है या ब्रदर को है। सो उन्हीं का ही जो डाइट पैटर्न है, पेरेंट्स का जो डाइट पैटर्न है, आई थिंक वो शुरू से बच्चे में अगर इनकलकेट हो जाए, दैट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग डायबिटीज टू अ लार्ज एक्सटेंट। प्री डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना खास ख्याल रखेंगे ताकि डायबिटीज से बचा जा सके। इस शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।